हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्यूटोलॉजिक। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। इन आवर लास्ट वीडियो ऑफ फायर सीरीज हमने देखा किस तरह से अपने ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को ऑटोमेट करना है यूजिंग TOTP। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वो फायर्स API का यूज़ करके जो डेली कोड होगा और डेप्थ मार्केट इन्फॉर्मेशन है उसको फैच कराना सीखेंगे, और साथ में हम ये भी सीखेंगे किस तरह से हिस्टोरिकल डेटा को भी फैच कराएं यूजिंग फायर्स API विद इन सम डेट रेंज। ओके, सो ये API डॉक्यूमेंट है। अगर आप V3 के अंदर जाते हैं myapi.fires.in V3 के अंदर, तो यहाँ पे अब जब आप नीचे आएंगे तो डेटा API के पास आना है आपको, और यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा। सबसे पहले अगर हिस्टोरिकल डेटा हम देखते हैं तो ये इसके पैरामीटर्स हैं और डेली कोड्स और मार्केट डेप्थ। तो इन तीनों चीज़ों को सीखेंगे हम आज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपन कर लेते हैं अपने स्क्रिप्ट को जो लास्ट टाइम पे हमने बनाया था ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के लिए। तो ये हमारा स्क्रिप्ट था पिछली बार जो हमने इसे छोड़ा था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो ये यहाँ पे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है एक API को एक्सेस करने के लिए, फायर्स API को एक्सेस करने के लिए, तो इसको हमने यहीं पे डिफाइन किया था। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको कॉन्फ़िग फाइल के अंदर डालने की कोशिश करते हैं जिससे कि ये हमारी इन्फॉर्मेशन विजिबल ना हो और हिडन रहे, क्योंकि ये सिक्योर इन्फॉर्मेशन है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इंपोर्ट करना है जेसन लाइब्रेरी को, और एक कॉन्फ़िग फाइल क्रिएट करने के लिए डिफ़ॉल्ट फंक्शन बना लेते हैं, क्रिएट कॉन्फ़िग फाइल सेल्फ कॉन्फ़िग। अब कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमारी क्या क्या इन्फॉर्मेशन होंगी, जैसे कि हमारा होगा यूज़र नेम, इसके बाद होगा हमारा यहाँ पे TOTP की, फिर पिन होगा हमारा, क्लाइंट ID चाहिए, क्लाइंट IP के बाद ID के बाद सीक्रेट की, रिडायरेक्ट URI, एक्सेस टोकन। इसमें हम क्या करेंगे कि बार बार हमें ऑथेंटिकेशन प्रोसेस ना चलाना पड़े जब भी हम स्क्रिप्ट को रन करें, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि एक एक्सेस टोकन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं कि एक बार जब ये रन हो हमारा ऐप, तो उस दिन के लिए जो एक्सेस टोकन है उसको हम अपनी कॉन्फ़िग फाइल के अंदर स्टोर करा लें और पूरे दिन उसी एक्सेस टोकन का यूज़ करें, और नेक्स्ट डे जब एक्सपायर हो जाता है हमारा एक्सेस टोकन तो उस टाइम पे फिर दोबारा से जनरेट कर ले एक्सेस टोकन को और फिर इसी फाइल के अंदर सेव कर ले। तो जिससे क्या होगा कि ऑथेंटिकेशन का जो प्रोसेस है वो बार बार चलाना नहीं पड़ेगा और फायर्स API पे भी इतना लोड ना पड़े इस वजह से। ठीक है, ये आ गया, और साथ में हमने टोकन को कब हमने इसको जनरेट किया। ठीक है, तो अब इसके बाद हम विद ओपन फाइल को हमें ओपन करना है, config.json हमने अपनी फाइल का नाम रख दिया जो कि इसी डायरेक्टरी के अंदर सेव होगा जिसमें हमारा स्क्रिप्ट होगा, +A अपेंड मोड में। बिकॉज अगर इन केस मान लीजिए जैसे हम फर्स्ट टाइम पे रन कर रहे हैं, हमारे पास कॉन्फ़िग फाइल अवेलेबल नहीं है, तो इस केस में क्या करेगा, फाइल को क्रिएट करके फिर उसके अंदर इन्फॉर्मेशन को डाल देगा। ठीक है, एज F फाइल ऑब्जेक्ट हो गया हमारा F राइट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी json.dumps कॉन्फ़िग की इन्फॉर्मेशन को डाल देंगे। तो इससे क्या करेगा, ये हमारा एक फ़ाइल क्रिएट कर देगा जिसका नाम होगा config.json हमारे करंट डायरेक्टरी के अंदर। ओके, तो ये हो गया डिफ़ॉल्ट। अब इसके बाद हमें अपने init फंक्शन में जाना है, और यहाँ पे बिकॉज़ हमारे एक की वैल्यू पेयर है, मतलब डिक्शनरी है हमारे पास है, तो हमें इन्फॉर्मेशन यूज़र नेम इस तरह से मिलेगी। तो सभी के लिए मैं इसको ऐसे डाल देता हूँ, TOTP की यहाँ, पिन इस जगह पे, क्लाइंट ID इस जगह, सीक्रेट की इस जगह, रिडायरेक्ट URI यहाँ, एक्सेस टोकन यहाँ, टोकन जनरेटेड ऑन इस जगह। अब ये हमने अपने कॉन्फ़िग फाइल से फैच भी कराना है, तो उसको फैच कराने के लिए हम ट्राई के अंदर चलते हैं, इफ़ नॉट os.path.exist। अगर इन केस हमारी कॉन्फ़िग फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा self डॉट क्रिएट कॉन्फ़िग फाइल। कॉन्फ़िग फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोड कर सकते हैं, बिकॉज अगर फाइल नहीं है तो हम लोड क्या करेंगे। ठीक है, अब कॉन्फ़िग फाइल को लोड कर लेते हैं, config json.load ओपन, और इसके अंदर हमारी कॉन्फ़िग फाइल का नाम डाल दिया। ओके, तो यहाँ से हमारा जेसन के अंदर जेसन से हमने फैच करा लिया कॉन्फ़िग फाइल के अंदर डिक्शनरी को हमारी। अब यहाँ पूरे में एक टैब देते हैं, एक और चीज़ यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं डिबगिंग के पर्पस से, ट्रेस बैक।
ये ट्रेसबैक एक पैकेज है पाइथन का, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि कुछ अगर एरर अकर हो रहा है ट्राई के अंदर, तो हम वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डिटेल फॉर्म में फैच करा सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िग आ गया। तो अब हमें क्या करना है, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आते हैं सबसे पहले, और कॉन्फ़िग यूज़र नेम सेम इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, सभी में पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसको कॉपी करके इसके अंदर डाल देते हैं सभी में। तो अब इससे क्या हुआ कि हमारे इन्फॉर्मेशन कॉन्फ़िग फाइल से आ रही है, ना कि हम यहाँ पे इसे डिफाइन कर रहे हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। एक्सेप्ट, अगर कुछ एरर आता है तो ट्रेसबैक डॉट प्रिंट एक्सेप्शन, तो डिटेल में एक्सेप्शन प्रिंट कर देगा कि कहाँ पे इशू आया है। ठीक है, अब यहाँ चेक कर लेते हैं कि भाई सारी इन्फॉर्मेशन हमने फैच कराया कि नहीं कराया अपनी कॉन्फ़िग फाइल में से। अगर नहीं कराया तो हम आगे इसे नहीं चला सकते अपने प्रोग्राम को, तो हमें एग्जिट करना पड़ेगा। तो इफ़ सेल्फ डॉट यूज़र नेम अगर ब्लैंक है या नल है तो सेल्फ डॉट TOTP, नल है तो, और सेल्फ डॉट पिन नल है तो, पिन ब्लैंक है तो रिडायरेक्ट URL तक हमें चेक करना है कि ये ब्लैंक तो नहीं है। अगर ये ब्लैंक होगा तो हम आगे अपना मॉडल क्रिएट नहीं कर सकते प्रोग्राम चलाने के लिए। तो उस केस में हमें रिटर्न करना पड़ेगा कि भाई आपने कुछ इन्फॉर्मेशन कॉन्फ़िग फाइल के अंदर अभी नहीं डाला है या ब्लैंक है, जिसको कि आपको डालना पड़ेगा जब भी हमारा प्रोग्राम आगे चलेगा। तो यहाँ से हम एग्जिट कर देंगे अपने प्रोग्राम को बाय प्रिंटिंग प्लीज़ फिल ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन द जनरेटेड कॉन्फ़िग जेसन फाइल। ओके, तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये दो चीज़ें हो गई हमारी। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं दो वेरिएबल और बना लेता हूँ। कॉन्फ़िग, जो हमारी कॉन्फ़िग फाइल होगी उसकी बैकअप के लिए, क्योंकि बाद में हमें जो यहाँ से इन्फॉर्मेशन हम फैच करा रहे हैं उसमें हम एक्सेस टोकन को डालने के बाद से फिर दोबारा से सेव कराएंगे कॉन्फ़िग फाइल में, इसलिए। और सेल्फ डॉट मॉडल, ताकि हमें बार बार मॉडल क्रिएट करने की ज़रूरत ना पड़े। चलते हैं अब आगे। तो जो इनेबल ऐप है इसमें हमें कुछ नहीं करना, TOTP में कुछ नहीं करना। जनरेट टोकन, ये जनरेट टोकन है, इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको भी प्राइवेट बना देते हैं, और यहाँ पे इसको इस तरह से करेंगे, लेन ऑफ एक्सेस टोकन इज़ ग्रेटर देन 10 है तो, एंड रिफ्रेश जो है हमारा वो फॉल्स है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इफ़ इंट वैल्यू ऑफ सेल्फ डॉट टोकन जनरेटेड ऑन, एक काम करते हैं, जो हमारा ये वाला जो पोर्शन है इसको एरर से बाहर निकाल के, ट्राई कैच के से बाहर निकाल के बाहर रखते हैं। ठीक है, तो सही रहे, बिकॉज इट विल हेल्प इन आवर कोड हिंटिंग। तो बाहर आ जाते हैं, और जनरेट टोकन के अंदर जो हमारा यहाँ पे था इसमें हम करते हैं सेल्फ डॉट टोकन, तो ये आ गया इंट ऑफ टोकन जनरेटेड ऑन सेल्फ से। और साथ में हमें ये देखना है कि भाई ये पुराना तो नहीं है, पिछले दिन का तो नहीं है। अगर पिछले दिन का होगा तो हमें टोकन को दोबारा से रिफ़्रेश करना पड़ेगा। तो अगर पुराना होगा तो इसे हम क्या करेंगे, इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू इंट ऑफ टाइम डॉट टाइम, मतलब आज से पहले का अगर है तो उसे रिफ़्रेश कराना पड़ेगा हमें। तो इस वाले फंक्शन के हमें बस यही काम करना था यहाँ पे। और नीचे चलते हैं और स्टोर करा लेते हैं अपने मॉडल को, जो हम क्रिएट करा रहे हैं यहाँ अपने क्लास के अंदर। ठीक है, तो कैसे कराना है, हमने जो जनरेट टोकन था उसको कॉल कर लिया था, फिर उसके बाद एक्सेस टोकन जो था हमारा उसे हमने फैच कराया यहाँ से एक्सेस टोकन। इसके बाद सेल्फ डॉट जो हमारी कॉन्फ़िग फाइल है उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सेस टोकन को अपडेट कर देंगे सेल्फ डॉट एक्सेस टोकन से, और सेल्फ डॉट कॉन्फ़िग फाइल टोकन जनरेटेड ऑन, इसमें टाइम डॉट टाइम डाल सकते हैं। इसके बाद फिर फाइल को ओपन कर लेते हैं config.json राइटिंग मोड में, बिकॉज हमें दोबारा से क्लीन इन्फॉर्मेशन उसके अंदर डालना है एज f डॉट राइट जेसन डॉट डम्प कर देंगे हम यहाँ पे सेल्फ डॉट कॉन्फ़िग, जो हमारा डिक्शनरी है कॉन्फ़िग जेसन ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, और फिर फाइल को क्लोज कर देंगे।
फिर रिटर्न करते हैं हम अपने एक्सेस टोकन को। इसको भी हम चाहें तो ट्राई क्रैच के अंदर डाल देते हैं यहाँ से, कि अगर कुछ एक्सेप्शन आता है तो उसको हम हैंडल कर सकें या डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सके विदाउट क्रैशिंग आवर प्रोग्राम। एक्सेप्ट प्रिंट ट्रेसबैक डॉट प्रिंट एक्सेप्शन, और एक फंक्शन बनाते हैं अब यहाँ पे डेफ गेट मॉडल। मॉडल का फंक्शन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो ये वाली लाइन है मॉडल क्रिएट करने के लिए, इसका यूज़ हमें हर फंक्शन में करना है। तो अब हर जगह सेम लाइन को रिपीट करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ गेट मॉडल नाम से, और इसके अंदर हम करेंगे इफ़ सेल्फ डॉट मॉडल अगर नन है तो इन दैट केस हम एक मॉडल क्रिएट कर लेंगे आफ्टर जनरेटिंग टोकन। टोकन इसलिए हम चेक करें कि इन केस मान लीजिए हमारे पास टोकन पुराना पड़ा हुआ है या ब्लैंक है, तो उसके से पहले हम चेक करें कि भाई टोकन हमारे पास अपडेटेड है या नहीं है। अगर नहीं है तो अपडेट करेगा, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे एक मॉडल क्रिएट कर लेंगे, और मॉडल हमारा सेम यही लाइन चलेगी यहाँ पे। बस हमें यहाँ करना क्या है, सेल्फ डॉट मॉडल, ये वेरिएबल के अंदर आ गया जो क्लास का वेरिएबल है हमारा उसमें, या मेंबर, और यहाँ फिर हम रिटर्न कर सकते हैं सेल्फ डॉट। ये गेट मॉडल फंक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब प्रोफाइल को थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं बिकॉज हम ऊपर वाले ही फंक्शन को चलाना चाहेंगे, तो इसके लिए ट्राई, और यहाँ से इसमें चलते हैं एंड उस लाइन की ज़रूरत नहीं है हमें। हम यहाँ पे सिंपली करेंगे सेल्फ डॉट गेट मॉडल और एग्जीक्यूट, तो यहाँ से सिंपल हमारा चल जाएगा, और कुछ अगर एरर आता है तो प्रिंट करा लेंगे। तो यहाँ तक का तो हमारा प्रोग्राम वही था सेम जो कि हमने पिछले जहाँ पे छोड़ा था। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपने हिस्टोरिकल डेटा का। तो सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे डेफ गेट हिस्टोरिकल डेटा सेल्फ। इसमें हमारे पैरामीटर्स होंगे सिंबल, किस सिंबल के लिए चाहिए, रिजोल्यूशन क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट डे डाल देते हैं, डेटा फ्रॉम कब से चाहिए, मान लीजिए 2024 में से डिफ़ॉल्ट डेट डाल देता हूँ मैं, 01/01 से डेटा 2 जो है हमारा उसमें 2024 से आज की डेट है 01/25/27 है वैसे तो आज 27, और सेगमेंट जो है हमारा वो हो गया इक्विटी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालते हैं। आप कुछ और भी डाल सकते हैं अगर बी है या कोई दूसरा सेगमेंट है तो। एक्सचेंज हमारा NSC, BSC अगर आप डालना चाहें तो BSC भी कर सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं, इसे आप चेंज कर सकते हैं वेन एवर यू कॉल दिस फंक्शन। ओके, तो फायर्स सेल्फ डॉट गेट मॉडल, तो मॉडल हमने यहाँ पे फैच करा लिया फायर्स के अंदर, और एक जो डेटा हमें फैच कराना है हिस्टोरिकल डेटा, उसके लिए हमें इसको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी भी होगी कि भाई हमें कितना डेटा चाहिए, किसका डेटा चाहिए, कहाँ से चाहिए। तो उसके लिए एक डिक्शनरी बनाना होगा हमें जिसमें हमारा पैरामीटर्स होगा सिंबल, दूसरा होगा हमारे पास रिजोल्यूशन, तीसरा होगा डेट फॉर्मेट, मतलब हमें एपॉक में देना है या कि YYMMDD में देना है। फिर एक आएगा हमारा रेंज फ्रॉम, कब से डेटा चाहिए, और एक होगा हमारा रेंज टू, कब तक का डेटा चाहिए, और एक आएगा हमारा काउंट फ्लैग, मतलब ये कंटिन्यूअस डेटा टाइप में देगा काउंट कर। तो अब सिंबल हमें देना है सबसे पहले तो सिंबल का एक स्टैंडर्ड है, इसमें फॉर्मेट हमें देना पड़ता है। फायर्स API का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, सबसे पहले हमें एक्सचेंज देना होगा, फिर कॉलन देना होगा, फिर उसके बाद जो सिंबल है वो देना होगा, फिर उसका जो सेगमेंट है वो देना पड़ेगा। मतलब मैं अगर इसको इस तरह से टाइप करके बताऊँ आपको तो ये इस तरह से देना है हमें, NSC SBIN का अगर हमें डेटा चाहिए तो कौन से सेगमेंट से, तो इस टाइप से हमें डेटा का फॉर्मेट देना होता है। तो इसी टाइप से हम क्रिएट कर लेते हैं बिकॉज हम वेरिएबल से सेट कर रहे हैं। तो इसको इस तरह से करते हैं डॉट फॉर्मेट, सबसे पहले एक्सचेंज, उसके बाद सिंबल, उसके बाद फिर सेगमेंट। तो इस फॉर्मेट में हमारा डेटा आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद आ गया हमारा रिजोल्यूशन का हमारा वेरिएबल है ऑलरेडी, तो वही सेम डेट फॉर्मेट हम रखते हैं, ऊपर हमने YYMMDD में रखा हुआ है तो 1 होगा, एपॉक अगर होता तो हम इसे 0 करते हैं। तो अब रेंज फ्रॉम, तो डेटा फ्रॉम, और रेंज टू डेटा 2, और काउंट फ्लैग इज बेसिकली 1। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मैं एक काम करता हूँ, इस मॉडल को उठाओ यहाँ से और नीचे पटक दो, और यहाँ पे इसे हम कॉल कराते हैं रिटर्न। बनाने की ज़रूरत नहीं है वेरिएबल, मैं कोशिश करता हूँ कम से कम वेरिएबल बनाना पड़े। और इसके बाद फिर हम हिस्ट्री को कॉल कराते हैं और डेटा को सेट कर देते हैं जो हमारा डेटा हमने बनाया। बस इतना सा काम है
और हमारा हिस्टोरिकल डेटा फैच हो। अब जल्दी से हम दो और जो फंक्शन है वो भी बना लेते हैं। जैसे एक हमारा डेफ गेट डेप्थ है, सेल्फ सिंबल सेगमेंट EQ एक्सचेंज NS, और इसमें हमें क्या देना होगा, इसमें भी हमें डेटा जो देना है वो डेटा होगा हमारा डिक्शनरी फॉर्मेट में। सबसे पहले सिंबल हमारा सेम यही वाला फॉर्मेट है, तो इसी को सेम कॉपी पेस्ट मारते हैं नीचे, ये आ गया। इसके बाद फिर आता है हमारा OHLCV फ्लैग। इससे क्या होगा कि जो हमारा डेप्थ होगा उसमें ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम का भी डेटा इंक्लूड होगा, अगर हम यहाँ पे 1 सेट करते हैं तो, ठीक है। अब इसके बाद इसको चलाना है फायर्स की API में, तो वही सेम रिटर्न सेल्फ डॉट गेट मॉडल, और मॉडल को लेने के बाद डेप्थ करते हैं और यहाँ पे डेटा में डेटा को पास कर, सिंपल, दिस इज ऑल। और जो लास्ट हमारा जो फंक्शन है वो है गेट कोड, डेफ गेट कोड के अंदर सेल्फ फिर सिंबल्स। और यहाँ पे जो सिंबल्स है इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट मुझे ये लगा फायर्स API में कि आप मल्टीपल सिंबल्स यहाँ पे दे सकते हैं। कि भाई जैसे मान लीजिए आप 3-4 स्टॉक से इसको ट्रैक करना चाहते हैं साइमल्टेनियसली, तो आप यहाँ पे डेटा फैच करा सकते हैं, ठीक है। तो सेगमेंट सेम सेगमेंट यहाँ भी देना पड़ेगा और एक्सचेंज NSC। तो फिलहाल जो मैं इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे दे रहा हूँ उसमें ये है कि अगर आप जितने भी सिंबल्स यहाँ पे देंगे वो सेम सेगमेंट और एक्सचेंज के लिए होगा। अगर आपको अलग एक्सचेंज और सेगमेंट देना है तो उसके लिए आपको दोबारा से दूसरा फंक्शन कॉल चलाना पड़ेगा, जिसमें आप सेट करेंगे दोबारा से कि भाई इक्विटी की जगह बी हो या कुछ और हो, या एक्सचेंज की जगह पे BSC हो, और उसके जितने भी सिंबल्स हैं वो एक साथ आप दे सकते, ठीक है। इफ़ लेन ऑफ सिंबल्स, अगर जो सिंबल्स हैं वो हमने दिया ही नहीं, ब्लैंक ही चला दिया, बिकॉज यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है, तो इस केस में हमें एरर भी देना पड़ेगा कि भाई आपने जो फंक्शन कॉल किया है उसमें आपने कोई भी सिंबल नहीं दिया है। और इसके बाद फिर हम चलाते हैं अपना सिंबल्स, क्योंकि अब हमें इसको अलग से एक और डिक्शनरी फॉर्मेट बनाना होगा, जो कि डिक्शनरी फॉर्मेट क्या है हमारा, सेम जो ये वाला सिंबल हमारा जनरेट हो रहा था यही हमें जनरेट करना है, कोमा सेपरेटेड जितने भी हम सिंबल्स यहाँ पे देंगे इस लिस्ट के अंदर उन सब के लिए, ठीक है। तो उसको जनरेट करने का तरीका मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूजिंग जॉइन फंक्शन। इसे हम लूप चला के भी कर सकते थे, बट 1 लाइनर कोड लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले हम अपेंड करेंगे स्टार्टिंग में कि एक्सचेंज कौन सा है, इसके बाद फिर हमारा जो सेगमेंट होगा वो आएगा कोमा सेपरेटेड, फिर हमारा यहाँ पे एक्सचेंज आएगा, फिर यहाँ पे इस तरह से कॉलन आता है, फिर फॉर्मेट आता है और सेगमेंट एक्सचेंज, इसमें फिर हम ज्वाइन कर देंगे अपने जितने भी सिंबल्स हैं उनको, और लास्ट में फिर से हमें अपेंड करना पड़ेगा फॉर्मेट, ठीक है। तो जो मेन कॉन्सेप्ट है हमारा वो ये है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक इस तरह से स्क्रिप्ट जनरेट होगी यहाँ पे, इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ EQ और NSC। तो जितने भी सिंबल्स होंगे उसके साथ में ये चीज़ें अपेंड होंगी। जैसे पहला सिंबल यहाँ पे आएगा का उसके एंड में फिर ये वाला स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा सिंबल इस जगह पे आएगा, फिर ये वाली स्ट्रिंग दोबारा से आ जाएगी, फिर तीसरा सिंबल आ जाएगा, उसके बाद फिर ये वाली स्ट्रिंग दोबारा से आ जाएगी। तो बस इसमें हो क्या रहा है, जो लास्ट वाला जो सिंबल होगा उसमें ये चीज़ नहीं होगी, और जो सबसे पहला सिंबल होगा उसमें ये चीज़ है। तो इसको हमने यहाँ पे अपेंड कर दिया फर्स्ट वाले सिंबल के लिए, और इस वाली चीज़ को हमने यहाँ पे अपेंड कर दिया लास्ट वाले सिंबल के, बस यही है और कुछ भी नहीं। दोबारा इसी के फॉर्मेट में कर देते हैं। अब इसके बाद जो हमारा डेटा है वो डेटा डिक्शनरी फॉर्मेट में सिंबल्स, तो ये आ गया हमारा डेटा, और जो हमारा मॉडल है फायर्स का वो आ जाएगा हमारा सेल्फ डॉट गेट मॉडल। यहाँ से हम क्या करेंगे, कोट्स नाम से जो फंक्शन है उसे कॉल करेंगे और डेटा में डेटा को सेट कर देंगे जो हमने जनरेट, बस यही है। इसको रिटर्न कर देते हैं, दैट्स इट। तो बस इतना ही स्क्रिप्ट था। अब इसको हम एक बार चला के देख लेते हैं ताकि सारी चीज़ें सही चल रही है कि नहीं चल रही है, बिकॉज हमने अभी कॉन्फ़िग वाला भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था, तो उसे भी चेक करना है कि वो हमारा ठीक चल रहा है कि नहीं। तो सेम इसी स्क्रिप्ट को चलाते हैं, यहाँ पे हम कुछ चेंज नहीं कर रहे, देखते हैं कि ये क्या करता है। न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे हमें एक्टिवेट करना है पावर शेल। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था वो अपने मैकबुक एयर पे बनाया था, बट अभी मैं विंडोज़ पे बना रहा हूँ तो इसलिए यहाँ पे पावर शेल आ रहा है। तो मैं इसे नॉर्मली एक कमांड प्रॉम्प्ट में चेंज कर लेता हूँ और इस पावर शेल को डिलीट कर। तो फायर्स अपने आप यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। अगर आपका फायर्स अपने आप एक्टिवेट नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो कॉन्डा एक्टिवेट फायर्स चलाना है, तो अपने आप यहाँ पे फायर्स एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपने स्क्रिप्ट को चलाते हैं, पाइथन
फायर्स API। ठीक है, कुछ एरर दिया इसने, ऑब्वियसली देना भी चाहिए बिकॉज हमने काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करी हैं। उससे पहले देखते हैं कि इसने फाइल तो जनरेट कर दिया हमारा, ठीक है, और सारी इन्फॉर्मेशन भी है इसके अंदर। टोकन जनरेटेड ऑन एक्सेस टोकन, रिडक्ट URI, सीक्रेट, क्लाइंट, पिन, टोकन, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखते हैं वैसे एरर क्या है 149 पे ऐप फायर्स के, यहाँ से एरर इशू हुआ। उसके बाद हम लाइन नंबर 15 पे जाते हैं। लाइन नंबर 15 में हमारे पास इसने एरर दिया कि यूज़र नेम में कुछ इशू है हमारे पास। ऐप हैज़ नो एट्रीब्यूट फायर्स ऐप। ओके, तो एक कॉन्फ़िग के अंदर है इशू हमारा। कॉन्फ़िग है, इसमें यूज़र नेम है हमारे पास, दिया ही नहीं। तो एक बार प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पे, प्रिंट कॉन्फ़िग, और देखते हैं कि क्या देता है। ठीक है, यूज़र नेम सारी चीज़ें तो आ रही हैं, बट इसने बोला कि यहाँ पे आपके पास कुछ इशू है। ओह सॉरी, शायद यही गलती थी जो स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा इग्नोर कर दिया। हमें यहाँ पे ये चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है, माय बैड, क्योंकि यहाँ तो हमने वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है सेम सिंपली। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से और फिर से एक बार चलाते हैं इस स्क्रिप्ट को। ठीक है, अब इसने बोल दिया प्लीज़ फिल ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन जनरेटेड config.json फाइल, बिकॉज सारी चीज़ें ब्लैंक है, हमें तो डालना ही पड़ेगा इन्फॉर्मेशन। तो जो ये वाली लाइन है इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और config फाइल के अंदर चलते हैं और यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। जैसे कि अगर URL है आप डालेंगे यहाँ पे http 27.0.0.15000, ये सारी डिटेल। इसी तरह से आपको बस इससे पहले वाली इन्फॉर्मेशन भरनी है, सीक्रेट की, क्लाइंट ID, पिन, TOTP की, जो पीछा प्रोग्राम आपने बनाया होगा उसमें से मिला होगा, और यूज़र नेम। बाकी इन दोनों को डालने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप जनरेट होंगे। ठीक है, तो मैं इन इन्फॉर्मेशन को डाल के यहाँ पे सेव कर लेता हूँ कुछ देर वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन को मैंने अपडेट कर दिया है, और अब चलाते हैं एक बार अपने स्क्रिप्ट को और देखते हैं क्या होता है। एरर, ठीक है, इसने एरर दे दिया, हैज़ नो एट्रीब्यूट जनरेट टोकन। ओके, बिकॉज हमने काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस किए हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। जनरेट टोकन की ज़रूरत नहीं है हमें। गेट प्रोफाइल जो होगा हमारा ये चलेगा, क्योंकि इसे हमने डिसेबल नहीं किया है। गेट प्रोफाइल हमारा इनेबल ही है, तो ये चलेगा। तो चलाते हैं फिर से, पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। यस, इट इज़ वर्किंग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रोफाइल हमारा चल गया। तो अगर प्रोफाइल हमारा चल गया तो बाकी पूरा स्क्रिप्ट भी चलना चाहिए। तो इसे क्लियर करते हैं और आते हैं हम अपने गेट हिस्टोरिकल डेटा पे। फाइल को करते हैं डिसेबल और pprint app.get हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा के अंदर हमें क्या देना था, हमें कोई भी एक सिंबल देना है जो कि हमें रिक्वायर्ड है, देना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा बाकी सारी यहाँ पे जैसे D है, यहाँ पे टाइम है, सेगमेंट या एक्सचेंज है, इसे मैंने डिफ़ॉल्ट दे रखा है, तो इसे देने की ज़रूरत नहीं है मुझे डेमो पर्पस से। बट लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन फैच कराना होगा जिस टाइम पे, तो जिस टाइम फ्रेम के लिए आपको चाहिए होगा उसे आपको सेट कराना होगा यहाँ पे इसी फॉर्मेट में। जिस सेगमेंट के लिए चाहिए होगा, जिस एक्सचेंज से चाहिए होगा और जिस रेजोल्यूशन के लिए चाहिए होगा वो आपको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया। अब स्क्रिप्ट को चलाते हैं। तो भाई यहाँ पे इसने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया तो है, कैंडल्स के फॉर्म में। हाँ, मतलब डेटा तो हमारा आया है, बट कुछ एरर भी दिया है इसने। अब ये एरर क्या चीज़ है, फिर से चलाते हैं एक बार, पता नहीं क्यों एरर आया था वो। कभी कभी मैंने ये देखा है कि फायर्स का API है, कई बार वो 500 एरर देता है, इंटरनल सर्वर एरर। तो घबराइए मत, आपके कोड में कुछ इशू नहीं है, वो कई बार सर्वर सही से रिस्पॉन्ड नहीं करता है। आपको दोबारा से एक बार कोड को चलाइए, वो चल जाएगा। तो ये चल गया, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये हमारे कैंडल्स आ गई, और कैंडल्स ये वही एपॉक से आए हुए हैं सारे। तो अगर आपको इसको चेंज करना है, टाइम ड्यूरेशन जो यहाँ पे था, इसको अगर इस फॉर्मेट की जगह पे अगर ये देना है, तो आपको क्या करना होगा, जो ये फ्लैग है इसको आपको 0 करना है, और फिर आप इसमें जो फ्रॉम और टू है उसमें एपॉक्स फॉर्मेट में टाइम सीरीज देना है आपको। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं कि भाई अगर हमें डेट वाइज नहीं चाहिए, हमें पर डे का नहीं चाहिए, हमें चाहिए रेजोल्यूशन 1 मिनट। अब ये सपोर्ट करता है तो हमें 1 मिनट का भी डाल के देखते हैं। 1 मिनट के लिए बोल रहा है कि भाई हमें इस तरह से पास करना पड़ेगा पैरामीटर। ठीक है, तो देखते हैं रेजोल्यूशन 1 मिनट। ठीक है, और चलाते हैं सेम स्क्रिप्ट को। ढेर सारा डेटा आना चाहिए हमारे पास। अब ढेर सारा डेटा है, तो ये एवरी मिनट का डेटा हमारे पास आ गया। बाकी मतलब डेटा बहुत सारा है, एवरी मिनट का डेटा इसमें आया आपका। तो आई होप आपका हिस्टोरिकल डेटा की जो रिक्वायरमेंट होगी पर मिनट का भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं हम अपने डेप्थ वाले फंक्शन पे। तो pprint app.depth, और इसमें भी हमें क्या देना होगा, सिंबल और सेगमेंट एक्सचेंज। तो सिंबल बस देते हैं हम यहाँ पे
SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, और इसको करते हैं क्लियर, कोड को दोबारा चलाते हैं। तो ये डेप्थ आ गया हमारे पास। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि डेप्थ में भी क्या बताया इसने कि भाई जो डेटा है, डेटा के डी के अंदर, मतलब डी स्टैंड फॉर डेटा, NSE SBIN इक्विटी के लिए हमने जो मांगा, मतलब जो आस्क चल रही है वो ये सारी है। बिकॉज अभी मार्केट क्लोज है, आज 27 सैटरडे है, ये ब्लैंक आ रहा है। बट अगर आप इसको वर्किंग डे में चलाएंगे, जैसे कि यहाँ पे एक लाइन आ रही है, जो मार्केट जब क्लोज हुआ होगा उस टाइम पे ये बिड चली होगी, तो इस वजह से यहाँ पे अभी भी अवेलेबल है, जो कि फुलफिल नहीं हुआ है, तो इस वजह से एक लाइन दे रहा है। बट अगर आप वर्किंग डे में चलाएंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल होगी यहाँ पे। यही मार्केट डेप्थ होता है। और यहाँ पे आपका एक क्लोज आ गया, हाई, लो, ओपन, वॉल्यूम, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने फ्लैग सेट किया था इसके वजह से आया। अगर इसे हम 0 कर देंगे तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। बाकी बहुत सारी चीज़ें, जैसे इसमें LTP है, जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो इतना था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 25 में, आई गेस 612.75 पे लास्ट ट्रेड हुआ है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका मार्केट डेप्थ का, कि पर्टिकुलर सिंबल के लिए मार्केट का डेप्थ अभी क्या चल रहा है। अब आते हैं हम अपने लास्ट फंक्शन पे आज के, जो कि है गेट कोट। कि आपको अगर मल्टीपल जो सिंबल्स हैं उसका कोड चाहिए कि भाई अभी उसका मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, तो उसे कैसे निकालेंगे, amp.getQuote। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंट दे रहा है एनी पैरेंथेसिस के अंदर, मतलब कि हमें यहाँ पे लिस्ट देना है। अगर हम यहाँ पे सिंपल स्ट्रिंग देंगे तो कोड नहीं चलेगा हमारा, हमें लिस्ट ही देना पड़ेगा। तो लिस्ट देते हैं, लिस्ट इस तरह से, इसके अंदर हम SBIN, अगर आपको सिंपल एक भी चाहिए, जैसे मुझे बस SBI का ही डेटा चाहिए, तो मैं इस तरह से दे सकता हूँ इसको लिस्ट के अंदर ही, तो ये सही से चल जाएगा। चलाते हैं, वही फिर से दोबारा एरर दिया इसने। डरने की बात नहीं है, फिर दोबारा से चला देते हैं तो एरर गायब हो जाएगा। यार Why is this giving me error bro? कि ये कुछ TOTP का इशू है क्या? मैंने कुछ गलत कर दिया यहाँ पे? मैं ये बोल रहा हूँ कि जो हमारा एक्सेस टोकन है वो ये है, मतलब एक्सेस टोकन हमने सेट कर रखा है, और जो रिफ़्रेश की डिमांड की है हमने कि इन केस मान लीजिए मुझे रिफ़्रेश कराना है तो उसके लिए यहाँ पे फॉल्स, तो ठीक है। फिर यहाँ पे हम चेक करें कि जनरेट कब हुआ हमारा ये टोकन, और अभी जो टाइम चल रहा है। ये कुछ, ये इस लाइन में कुछ इशू है। कुछ इशू का मैं चेक कर लेता हूँ क्या है इशू। जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पे पाइथन के अंदर हम करते हैं यहाँ पे टाइम ओके। तो ये यहाँ पे जो इंटीजर पार्ट है इसका, ये सेकंड में है, ओके। तो सेकंड में है, तो इसका मतलब कि हमें क्या करना होगा, इंटीजर से हमारा कोई काम नहीं चलेगा, हमें निकालना पड़ेगा कि जो ये टाइम है वो आज ही की डेट का है कि अगली डेट का है। तो बेसिकली हमें, मतलब जो टोकन जो एक्सपायर होता है वो अगर हमने आज जनरेट किया है तो आज रात के 12 बजे वो टोकन एक्सपायर हो जाता है। तो हमें ये चेक करना है कि जो अभी का जो ये वाला टाइम है ये आज रात के 12 बजे से बड़ा है कि नहीं, उसके लिए चेक करते हैं और यहाँ पे कुछ जो चेंजेस हैं वो कर देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक काम करते हैं, एक और पैकेज को इंपोर्ट कराना पड़ेगा, फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम, ठीक है। और जो हमने जब जनरेट किया था टोकन को, तो उस टाइम पे हमने जो इसका टाइम यहाँ पे दिया था, इसमें हम क्या करते हैं कि डेट को ही सेव करा लेते हैं कि भाई डेट टाइम डॉट फ्रॉम टाइम स्टैम्प, और ये आ गया हमारा टाइम स्टैम्प। और इसके बाद फिर हम इसमें से डेट को फैच कर लेते हैं, तो हमारा इसमें डेट आ जाएगा। सेम यही चीज़ हम क्या करेंगे कि इसे चेक करते टाइम पे भी कर लेंगे, ठीक है। तो जो हमारा ये डेट है वो अगर इक्वल्स टू है इसके, तो यही वाला टोकन रिटर्न कर देगा, अदरवाइज हमें दोबारा से टोकन को जनरेट कर। सिंपल कॉन्सेप्ट, पाइथन फायर्स ऐप, ढेर सारे एरर दिए हैं इसने कि इट्स नॉट सीरियलाइजेबल। तो ये नॉट सीरियलाइजेबल है, तो क्या करें, हमें इसको यहीं पे करना पड़ेगा, डॉट डेट, ठीक है। और जो नीचे हमने दिया है इसको ऐसे करते हैं, टाइम स्टैम्प पे ही इसको कराते हैं, देखते हैं। अभी भी एरर दिया है भैया इसने, तो देखते हैं क्या दिक्कत है। अच्छा, बिकॉज इसने हमारे कॉन्फ़िग फाइल को ही करप्ट कर दिया है। तो आई विल एडवाइस कि अपने कॉन्फ़िग फाइल का बैकअप लेके रखें, वरना तो दोबारा से आपको जनरेट करना पड़ेगा, जैसे कि मेरे केस में हो गया यहाँ पे। तो इसको करते हैं हम डिलीट एक बार फिर से, और इस प्रोग्राम को फिर से एक बार रन कराते हैं।
कि एरर देगा हमें, प्लीज़ फिल ऑल द इन्फॉर्मेशन। ओके, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन को दोबारा से फैच करा के डाल देते हैं। ठीक है, दोबारा चलाते हैं और शायद अब से सही चलना चाहिए। अगेन 59 पे फ्रॉम डेट टाइम स्टैम्प, ओके स्टैम्प, कॉपी पेस्ट एरर, तो ये चल गया। अब एरर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो फाइनली हमारा जो लास्ट फंक्शन था वो भी चल गया, गेट कोड SBIN। तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन है। तो कोड इसमें क्या दिया इसने भाई, ये हमारा सिंबल था, स्टेटस ओके है, ऊपर भी कोड इसने 200 दिया, मतलब ओके। डेटा के अंदर ये इन्फॉर्मेशन है। हमारा ये लिस्ट होगा डिक्शनरी का, तो इसी वजह से ये स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट है, क्योंकि हम मल्टीपल इसमें अपने सिंबल्स भेज सकते हैं। तो ओके, और जो वैल्यू है वो ये है कि आस्क 0 बिड जो भी है, और CMD पता नहीं किसे डिफाइन किया हुआ है। CMD के अंदर बेसिकली हमारा ये क्लोज, हाई, लो, ओपन, TF ये इन्फॉर्मेशन है, डिस्क्रिप्शन, मतलब बाकी सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होगी। तो ये एक कोड का डेटा है जब भी हम फायर्स API से फैच कराते हैं। अब देखते हैं कि अगर हमें मल्टीपल सिम्बल्स भी अगर देना है तो आइडिया का भी हम दे देते हैं, और कोई एक और देख लेते हैं, टाटा पावर, आई गेस टाटा पावर इज टाटा पावर, पता नहीं सिंबल सही है कि नहीं, चला के देख लेते हैं। तो तीनों का डेटा आना चाहिए, आ तो गया। सबसे पहले NSC SBIN इक्विटी, फिर उसके बाद NSC आइडिया इक्विटी, फिर उसके बाद NSC टाटा इक्विटी, टाटा पावर इक्विटी। तो ये इन सभी का डेटा है। तो आई होप आपने आज तीनों चीज़ें सीख ली होंगी, किस तरह से हिस्टोरिकल डेटा को फैच कराना है, डेफ डेटा को फैच कराना है, और मल्टीपल सिंबल्स के लिए स्टॉक्स का जो डेटा है उसका कोड है वो कैसे फैच करना है यूजिंग फायर्स API। और साथ में आपने ये भी सीख लिया होगा कि किस तरह से हम अपनी जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है उसको कॉन्फ़िग फाइल के अंदर सेव कराते हैं, उससे फैच कराते हैं, और उसको किस तरह से इन बिटवीन अपडेट कराते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, थोड़ा लेंदी हो गया। आपने देखा कि कई जगह पे एरर भी आई, और साथ में आपने ये भी सीखा कि किस तरह से उन एरर को हैंडल करना है, और साथ में देखना है कि किस तरह से हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं कि हमें एरर आ कहाँ पे रहा है। क्योंकि बिकॉज डिबगिंग इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और अगर आपको डिबगिंग आ गई तो आप प्रोग्रामिंग आराम से कर सकते हैं। बिकॉज आपने कहीं पे भी अगर कुछ इशू हो गया तो आप जाके उसे ढूंढ सकते हैं कि हाँ भाई मुझे यहाँ पे दिक्कत है और मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है एक प्रोग्रामर के लिए। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि जो भी प्रोग्राम मैं लिखता हूँ आपके सामने ही लिखता हूँ कि हाँ भाई इस तरह से लिखना है। और उसमें कई बार मुझे एरर भी आती हैं, जो कि आप देख ही रहे, इतनी सारी जगह पे एरर आती हैं। बिकॉज हम 100% सही प्रोग्राम नहीं लिख सकते। वो प्रोग्राम 100% सही तभी होता है जब हम उसे चलाते हैं और देखते हैं कि किस जगह पे एरर आ रही है और कहाँ किस चीज़ का एरर है। तो आई होप इन सब वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा हो मेरे से, और अगर आपने सीखा है तो मैं अपना जो टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ यूट्यूब पे, मैं उसे सक्सेसफुल मानूंगा कि भाई मैं किसी के काम आ पा रहा हूँ और जो मेरी नॉलेज है उसे शेयर कर पा रहा हूँ। सो प्लीज़ अगर आपने कुछ सीखा हो तो औरों के साथ भी इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब और लाइक्स मिल सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी न्यू ईयर।